हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द लेट नाइट शो। एंड ये फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लेट नाइट शो। स्कूल खत्म होने के एक साल बाद मैं अपनी माँ के साथ देहरादून के पुराने क्वींस होटल में रह रहा था। सड़क के उस पार ओडियन था, एक छोटा सा सिनेमा घर जिसकी छत पर जाले ऐसे लटकते थे जैसे कोई भूला हुआ समय अब भी वहाँ सांस ले रहा हो। यहाँ अंग्रेज़ी और अमरीकी फिल्में दिखाई जाती थीं। सर्दियों की छुट्टियों में जब रातें धुएं जैसी घनी और ठंडी हो जाती थीं, मैं हमेशा रात के शो में जाता था। 9:30 से लेकर ठीक आधी रात तक उस वक्त हॉल आधा खाली रहता था और दीवारों पर परछाइयाँ ऐसे हिलती थीं जैसे सीटों के बीच कोई और भी बैठा हो जिसे कोई देख नहीं सकता हो। टिकट कलेक्टर रमेश मेरा दोस्त था। वो मुझे बिना टिकट अंदर जाने देता था, लेकिन केवल सस्ती सीटों की पंक्ति में, जहां बल्ब की पीली रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी और हवा में किसी पुरानी परफ्यूम की अजीब गंध वहीं ठहरी रहती थी। जेब खर्च कम था और माँ की तनख्वाह अनियमित, इसलिए रमेश का एहसान मैं खुशी से स्वीकार कर लेता था। उस समय मैं लगभग हर हॉलीवुड, ब्रिटिश, यहाँ तक कि कुछ भूतहा फिल्में भी देखता था, वो जिनमें परछाइयाँ धीरे धीरे बढ़ती जाती थीं और अंत में किसी पर टूट पड़ती थीं। मेरी पसंद हमेशा क्राइम और मिस्ट्री की तरफ झुकी रहती थी। अगाथा क्रिस्टी, एल्ड्री क्विन, एडगर वॉलेस। लेकिन असली रोमांच मुझे उन फिल्मों में मिलता था जिनमें अंधेरी गलियों, मध्यम स्ट्रीट लैंप और धुंध में लिपटे किरदार हुआ करते थे। मुझे वो रात आज भी याद है जब हम्फ्री बोगार्ट की फिल्म चलते चलते बिजली एक सेकंड के लिए उड़ गई थी और उस पर मुझे लगा था कि ठीक मेरे पीछे कोई खड़ा है, ठंडी सांस मेरे कान के पास छोड़ते हुए। अगर आज मुझे 1940 से 50 के दशक की फिल्मों का लगभग विश्वकोशीय ज्ञान है, तो उसका कारण रमेश ही था। वही जो मुझे हर रात अंदर घुसा लेता था, अपनी नौकरी को जोखिम में डालकर। बदले में मैं कभी कभी ग्रीन्स होटल के बार में उसके लिए एक बियर की बोतल चुरा कर ले आता था। बारमैन, जो हमेशा खाली आंखों से मुस्कुराता था, शायद कहीं ना कहीं खुद भी जानता था कि यह सौदा रात के असली रहस्यों से कहीं छोटा था। रात के शो में आने वाले कुछ और लोग भी नियमित थे। सेल्समैन, दुकानदार, थके हुए वेटर्स। कुछ तो ऐसे थे जिनकी नौकरी दिन में नहीं बल्कि किसी और दुनिया में चलती होगी, शायद, क्योंकि वे हमेशा एक ही कोने में बैठते, कभी किसी से बात नहीं करते और शो खत्म होने पर हवा की तरह गायब हो जाते। और फिर कुछ पुराने किरदार भी थे, जैसे वो औरत जिसे मैं हर रात देखता था, वही जो कभी टिकट नहीं खरीदती थी, वही जिसकी कुर्सी पर बैठते ही सीट का चमड़ा चरमराता था, वो जो फिल्म के दौरान नहीं मुझ पर घूरती रहती थी। मैंने उसे कभी चलते हुए नहीं देखा, वो बस आती थी और रात के आखिरी दृश्य से ठीक पहले गायब हो जाती थी। पुराना सिनेमा हॉल हमेशा की तरह अपने अजीब नियमित दर्शकों से भरा था। वह सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर जो हर शो में आता था, लेकिन पहली 2 रीलों के बाद ऐसे सो जाता था कि उसके खर्राटे प्रोजेक्शन मशीन की घरघराहट दबा देते थे। वो कुबड़ा जो आगे की सीटों पर जाकर चिपक जाता, क्योंकि पीछे से उसे दुनिया धुंधली ही दिखाई देती थी। या वो आदमी जो शो भर कप दर कप चाय पीता रहता था, मानो अंधेरे से बचने के लिए हर घूंट ज़रूरी हो। औरतें इस हॉल में कम ही आती थीं। रात का शो तो उनके लिए लगभग वर्जित ही था, जब तक कि कोई पति या परिवार का आदमी साथ ना हो। लेकिन इन सब के बीच एक दर्शक ऐसा था जो हर बार भीड़ से अलग नज़र आता था, और उसी ने मेरे भीतर कई साल तक ये डर छोड़ दिया था। उसे जाना जाता था मिस्टर हैट के नाम से। करीब 30 साल का आदमी, चाहे गर्मी या जनवरी की हड्डियां कपा देने वाली ठंड हो, वो अपनी टोपी कभी नहीं उतारता था। कुछ लोग कहते थे टोपी उसके सिर की ठंड को रोकने का तरीका है, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे टोपी किसी जख्म, निशान या किसी और ही चीज़ को छुपा रही है। वो हमेशा वही ओवरकोट पहनता जिसकी जेबों में चनों के पैकेट छुपे रहते। वह फिल्म के दौरान चने को ऐसे चबाता जैसे किसी गहरे विचार में डूबा कोई आदमी धीरे धीरे किसी की हड्डियां तोड़ रहा हो। और हर शो में हमेशा एक लाल पे विम्टो, जिसकी मीठी महक अंधेरे में हल्की सी एक अजीब गंध पैदा करती थी। फिल्मों में कोई मेलजोल नहीं होता था, हॉल में बस सन्नाटा, पर मिस्टर हैट हमेशा एक ही सीट पर बैठता, एग्जिट गेट से एकदम नज़दीक। उनकी यही आदत मुझे सबसे ज़्यादा विचलित करती थी, जैसे वो जल्दी भागने की तैयारी में रहा हो, या शायद उन्हें किसी के जल्दी अंदर आने का डर हो। कभी कभी कोई साथी उनके पास बैठता, पर कुछ ही देर में चला जाता। मिस्टर हैट ओवरकोट की तहों में हाथ ले जाते, कुछ निकाल कर उस साथी की हथेली पर रखते, और साथ ही कुछ ही मिनटों में वो हॉल से गायब हो जाता, तेज कदमों से, बिना पीछे मुड़े।
मैं हमेशा सोचता वो उन्हें क्या देते होंगे। फिर एक रात, जनवरी की सबसे ठंडी रात, मिस्टर हैट की पंक्ति अचानक असामान्य रूप से चहल पहल वाली हो गई थी। पहले एक आदमी उनके साथ आया, कुछ मिनटों बाद फिर गायब हो गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। लेकिन मिस्टर हैट एक मूर्ति की तरह अपनी सीट पर जमे रहे, जैसे उनकी नज़रें पर्दे पर नहीं बल्कि किसी उद्देश्य पर टिकी हों। मैं तो थर्ड मैन में खोया हुआ था। एंटोन करास का वो बेचैन कर देने वाला संगीत हॉल की दीवारों को कंपाता सा लग रहा था, और पर्दे पर वियना के सीवरों में भागती परछाइयाँ मुझे महसूस हो रही थी, मानो वो हमारे थिएटर की अंधेरी सीलन भरी दीवारों में घुसाई हों। फिर एक हल्की सी आवाज़ हुई, कट कट, जैसे किसी ने चना चबाया हो। पर इस बार आवाज़ मेरी पंक्ति से नहीं बल्कि मेरे ठीक पीछे से आई, जहाँ कोई बैठा ही नहीं था। मैंने मुड़कर देखा, काली खाली सीटें, 100 साल पुराने लकड़ी के तख्ते और भयानक घना अंधेरा। जब वापस पर्दे की तरफ देखा तो मिस्टर हैट मेरी तरफ देख रहा था, सीधे, बिना पलक झपकाए। और मेरे शरीर में एक ठंडी सिरहन उतर गई, क्योंकि इस बार मैंने उन्हें बहुत पास से पहली बार देखा था। और सबसे डरावनी बात, मिस्टर हैट के पैरों के पास अंधेरे फर्श पर 2 चने के पैकेट नहीं, 2 कटी हुई उंगलियां पड़ी थीं। इन सब दृश्यों को देखकर मैं बुरी तरह डर गया था। ओडियन के पुराने धुंधले थिएटर में उस रात द थर्ड मैन चल रही थी। जोसेफ कॉटन अपने कलाबाजी करने वाले दोस्त आर्सन वेल्स को खोजते हुए स्क्रीन पर भटक रहे थे, और अजीब बात यह थी कि मेरी नज़रें पर्दे पर नहीं बल्कि मिस्टर हैट पर ही अटकी हुई थी। उनके आसपास एक विचलित सी बेचैनी फड़फड़ा रही थी, जैसे परछाइयाँ खुद उन्हें देखकर असहज हों। दर्शक चिढ़ने लगे। 2-3 ने उन्हें चुप रहने के लिए फटकारा और गुस्से में बाहर निकलने को उठ खड़े हुए। वह मेरे सामने से गुजरे। जैसे दरवाज़ा खुला, फॉयर की फीकी पीली रोशनी भीतर घुसी, और उसी रोशनी में मिस्टर हैट के पीछे बैठे एक ऊंचे चौड़े कंधे वाले आदमी का चेहरा उभरा। लंबी नाक, उभरी ठुड्डी और कुछ ऐसा जो इंसानों की आंखों में नहीं होता, एक अजीब सी चमक। फिर दरवाज़ा पटाख से बंद हो गया। अंधेरा फिर से घना हो गया, पर मेरे मन में उस आदमी की ठंडी संकरी आंखें चुभती रहीं, जैसे वियना की गलियों से कोई पुराना अपराध मेरे पास आकर बैठ गया हो। 10 मिनट बाद फिल्म ख़त्म हुई, बत्तियां चली, दर्शक ठंडी हवा से बचते हुए धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। अब मैं भी उठा, पर मिस्टर हैट अभी भी वैसी स्थिति में बैठे थे, आगे की ओर झुके हुए, टोपी चेहरे पर झुकी, बिल्कुल ना हिलते हुए। मैंने सोचा शायद सो गए होंगे, मगर कुछ गड़बड़ थी, कुछ गलत था। उनके कोट और कमीज पर फैला अजीब सा धब्बा मेरी नज़र में आ चुका था। मैं एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा, और जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, फिर तो बस मैं उन्हें देखता ही रह गया। उनका सर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और उनका गला कटा हुआ था, एकदम ताज़ा, ऐसे जैसे किसी ने एक ही झटके में काट दिया हो। मैं चिल्लाया, गूंज पूरे हॉल में फैल गई। लोग दौड़ कर आए, मेरा दोस्त मैनेजर, चाय की दुकान वाला और कुछ बचे कुचे दर्शक। किसी ने उनका गला काट दिया है, किसी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। जब तक पुलिस और डॉक्टर पहुंचे, मिस्टर हैट उस पुरानी लकड़ी की फर्श पर लेटे हुए थे, और उसके साथ थिएटर की दीवारों में एक नई ठंडी कहानी भी दर्ज हो चुकी थी। ओडियन में दोबारा कदम रखने में मुझे पूरे 3 हफ्ते लग गए, वो भी बस एक दिन का मैटनी शो। माँ ने अब सख्त चेतावनी मुझे दी, रात के शो में अब नहीं, 9 बजे तक होटल में, समझे? फिर मैंने विरोध किया। माँ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस एक आम दर्शक था। पर मेरा दिल जानता था, वो आदमी, वो लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी जो रोशनी में सिर्फ एक पल दिखा था, वो कोई आम आदमी नहीं था, और शायद वो अभी भी वहीं कहीं था। हर आम दर्शक को लगता है कि फिल्में देखना सुरक्षित है, पर उस रात की कहानी कुछ और थी। हॉल की अंधेरी पंक्तियों में डर छुपा बैठा था, और किसी ने बीच फिल्म में ही किसी को चुपचाप चाकू मार दिया। सवाल यही था, क्या वह उस समय बिल्कुल अकेला था या कोई उसकी परछाई में छुपा बैठा था? यादों में सब कुछ धुंधला था, शायद मैंने ठीक से देखा ही नहीं, लेकिन उस आदमी की तीखी बाज जैसी नाक आज भी दिमाग में चुभती है। वही व्यक्ति जो हॉल की पीली रोशनी में फिल्म ख़त्म होने से पहले ही निकल गया था। अजीब बात यह है कि मैं उसे कहीं भी पहचान लूँगा, कहीं भी। लेकिन उस रात की कोई बात मैंने अपनी माँ को नहीं बताई थी। शाम का समय बेकार ही खिंच रहा था, इसलिए मैं होटल ग्रीन्स के बार के स्याह भारी कोने में जा बैठा। बाहर से आती पीली बत्तियां, मंद झांकती रोशनी और गिलास में झंझनाती बारिश सी ठंडी शैंडी, हर चीज़ कुछ छुपाने जैसी थी। मिलाराम बारटेंडर जब कम व्यस्त होता था
तो अपनी धीमी गहरी आवाज़ में मुझसे अजीब अजीब बातें करता। शायद मेरी बेचैनी को भांपते हुए ओडियन जान ही सकते अब, है ना? उसकी आवाज़ में किसी दूर के खतरे की परछाई थी। कम से कम रात में तो भूल ही जाओ। कौन जानता है अंधेरे में कौन कौन होता है। मैंने बचपन के अपने डर को दबाते हुए बहाना बना दिया। बस पास रात के शो के लिए ही था। उसने फ़ौरन कहा, तो फिर फिल्मिस्तान चलेंगे? दिन के उजाले में वहाँ तो सब कुछ सुरक्षित है, या कम से कम ऐसा ही लगता है। हर बार जब हम नई फिल्म देखने जाते, शोरगुल करती भीड़ के बीच मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई छुपकर हमें ज़रूर देख रहा है। पर्दे पर नायक जब नायिका को बचाता, हॉल में तालियां गूंजतीं, लेकिन मेरे भीतर ठंडा डर हमेशा बैठा था। क्या उस बाज नाक वाले आदमी की आंखें भी कहीं अंधेरे के भीतर चमक रही हैं, और अगली बार वह किसे देख रहा होगा, ये कौन जाने। जैसे ही सिनेमा के अंधेरे से हम बाहर निकले, सड़क पर फैला कोहरा और तेज़ लाइट की झिलमिलाहट सब कुछ थोड़ी देर के लिए रहस्यमय बन गई थी। तभी ओडियन में जो आदमी मेरे पास से गुजरा था, और उसके गुजरते ही मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। कहीं वही तो मिस्टर हैट तो नहीं जो मारा गया था। उसकी आंखें बस एक पल के लिए मुझसे टकराईं, संदेह से भरी, जैसे कोई भूला बिसरा रहस्य मेरे चारों ओर मंडरा रहा हो। उसने सिर झटका और अंधेरे में खो गया। क्या उसने मुझे पहचाना? मैं सोच भी नहीं पाया था कि पीछे से मीलाराम की फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई जिसे तुम जानते हो, वो आदमी जो अभी निकला। मैंने आवाज़ धीमी रखते हुए कहा, मुझे लगता है वह उसी रात वाले का साथी था, जिस रात वो हादसा हुआ था। मीलाराम की आवाज़ और भी सख्त हो गई। ठीक है, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। मेरे ख्याल से वो किसी गैंग का है। ठीक नहीं है उसके चक्कर में पड़ना। अगर फिर कहीं टकरा जाए तो ऐसे देखना भी मत कि उसे पता चले कि तुमने उसे पहचान लिया है। मन में डर और जिज्ञासा दोनों खुल गए, लेकिन अगली बार वही चेहरा ग्रीन बार में भी दिखा। उसने ऐसे अंदर कदम रखा जैसे किसी को खोज रहा हो, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ स्टूल पर बैठ गया। उसने बियर मंगवाई। मैं अपने अंधेरे कोने में सिमटा रहा। शायद उसने मुझे नोटिस भी ना किया होता अगर मैं चुपचाप सर्विस दरवाजे से फिसल ना जाता। मुझे एहसास हुआ उसकी आंखें पीछा कर रही हैं, जैसे छाया जो कभी पीछे न छूटे। अपने कमरे तक पहुंचते पहुंचते बारिश तेज़ हो गई थी। तूफान बादलों को डरा रहा था, और नालीदार टिन की छत पर उस प्राकृतिक राग में बारिश थपथपाने लगी थी। दरवाज़ा बंद करके हल्की कमज़ोर लाइट में मैं वदरिंग हाइट्स पढ़ने लगा, जैसे कोई डरावनी उपस्थिति मेरी सांसों में बस गई हो। बाहर से बुगनविलिया की डालियां खिड़की पर दस्तक दे रही थीं। समय जैसे रुक गया, सिवाय उस एक आवाज़ के। दरवाजे पर धीमी धीमी खटखटाहट। धीरे धीरे वह जोर पकड़ने लगी, जैसे कोई बैठा हो अंधेरे में इंतज़ार करता हुआ। कौन है? मेरी आवाज़ कांप उठी। सन्नाटा जवाब देता रहा। दिल में कहीं किसी अनजान डर की परछाई और गहरी होती गई, जैसे कोई बस एक कदम पीछे ही छुप कर बैठा हो। इस बार कमरे में अजीब सी निस्तब्धता थी। नींद मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी, जैसे किसी अनदेखी निगाह ने मुझे बांध लिया हो। अगर वो नाइट वॉचमैन होता या सीताराम कहीं बाहर होता तो मैं ज़रूर आवाज़ लगाता। शायद सीताराम नहीं कोई चाल चली हो, मगर भीतर कहीं डर की एक सूखी झंझनाहट, अजीब सी सरसराहट दबी हुई थी, जिसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी मुझे अभी तक। सो जाओ, मैंने खुद को एक थकी हुई बोझिल आवाज़ में समझाया। कमरे में सर्दी और छाया लगातार गहरी होती जा रही थी, जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी के इंतज़ार में हो। कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर सांझ के सन्नाटे को चीरती धीमी मगर साफ खटखटाहट गूंज उठी। कमरे में एक पल के लिए सजा सा सन्नाटा, फिर जेंस की अजीब सी सरसराहट। कदमों की हट दूर धुंधली होती चली गई, मगर दरवाजे का साया रह रह कर लहराता रहा। मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए बेड साइड रेडियो चालू किया, मगर उसकी मध्यम आवाज़ में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे फुसफुसाहट में कोई छुपा हुआ राज हो। बाहर की परछाइयाँ खिड़की पर नाचती रहीं, और मैं बेबस रेडियो के पुराने सुपरहिट गानों में खो गया। नींद छीन कर सुबह की हल्की सी लौ ने मुझे भटका हुआ सा जगाया। रेडियो भी चालू था, मगर उसकी आवाज़ में स्टेशन का संगीत नहीं, बस बेहिसाब स्टैटिक थी। एक अजीब सी खुरदुरी, बेमकसद सरसराहट। अभी भी सुबह अच्छी तरह से नहीं हुई थी, अंधेरा ही था। अब मैंने तुरंत बटन घुमा दिया। फिर वही खटखटाहट, पर इस बार आवाज़ दरवाजे से नहीं, खिड़की के पार से थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने भारी सांस छोड़कर खुद को संभाला और डर से घुटनों के बल खिड़की के पास धीरे धीरे जाने लगा। फिर एकदम से पर्दा हटाया। बाहर अंधेरे में
पीली पड़ती स्ट्रीट लाइट के धुंधले उजाले में एक चेहरा कांच से सटा हुआ था। उसकी तिरछी आंखें, नुकीली नाक और चौड़ा सख्त मुंह किसी बुरे सपने की तरह डरावने थे। ऐसा लगता था जैसे मानो वो कोई इंसान ही ना हो, कोई पुरानी जगह का प्रेत हो। बोरिस कार्लोफ का भी ऐसा रूप देख दहशत खा जाए। उसने मुस्कुरा कर दिखाया, मानो किसी नई त्रासदी का न्योता हो। मैं चीख तक नहीं पाया, बस पर्दा गिरा दिया। पर घुटन और डर की वो लहर अब रुकने वाली तो नहीं थी। फिर न जाने क्या हुआ। बेवकूफ़ी में मैंने दरवाज़ा खोला और नंगे पैर अंधे गलियारे में भागा। सीताराम, मेलाराम, चौकीदार, मैं चिल्लाया। सबको पुकारता रहा, लेकिन हर गूंज सिर्फ गूंज बनकर लौट आई। होटल में सन्नाटा जमा रहा। पीछे के बरामदे में कोई भागा। वहाँ अंधेरे और बुझी हुई लाइट के बीच मुझे वो हुक नोज इंतज़ार करता हुआ दिखा। उसके पास एक चाकू था। लैम्प की हल्की रोशनी में वो चमक रहा था, जैसे किसी अंधविश्वास में किसी के लिए वो तैयार किया गया हो। मैं मुड़ा और जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। उन लेंटाना की झाड़ियों और पेड़ों के बीच किसी पुराने श्राप की छाया मेरी सांसों के पीछे पीछे चल रही हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। और पीछे से आती उसकी वह कदमों की गूंज पूरी तरह से अंधेरे में मुझे बुरी तरह डरा रही थी। जैसे ही मेरी सांसें तेज हुईं, रात की स्याही घनी होती गई और हर कदम के साथ वीरान जंगल की फिजा और भी डरावनी लगने लगी थी। सूखी टहनियों के टूटने की आवाज़ मेरे पीछे किसी अजनबी की परछाई की तरह दौड़ रही थी और मेरा दिल हर घड़ी उछल रहा था, जैसे अब वह मुझे दबोच ही लेगा। वही शख्स, वही नुकीली नाक वाला। मेरी आंखों के सामने एक खाली गौशाला उभरी। छत पर जाले, ज़मीन पर गाढ़ी धूल और हर कोने में एक अनकहा डर। मैं उस पर नहीं गया। कहीं वो छाया वहीं मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रही होगी, अपनी कुटिल मुस्कान के साथ, बेहद डरावनी। सांस रोके मैं झाड़ियों के पीछे दुबका। वहाँ भी घमासान सन्नाटा था, जैसे खुद जंगल मेरी बेचैनी महसूस कर रहा हो। भय ने मेरी रगों में बर्फ सी ठंडक भर दी और मैं बस उसकी आहट की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर बाद वो आया। उसके कदमों की धमक इतनी तेज थी जैसे धरती पर कोई दानव चहलकदमी कर रहा हो। वो गौशाला के दरवाजे के सामने रुका और फिर शेड के अंधेरे में चला गया। मैं उसकी भारी सांसों की आवाज़ सुन सकता था और वो अभद्र भाषा जो वो मेरे लिए इस्तेमाल कर रहा था, जो अंधेरे को चीर रही थी। मैं दबे पांव दरवाजे तक पहुंचा और कांपते हाथों से उसे खींच कर बंद कर दिया। फिर पुराने और मजबूत बोल्ट को कस दिया, जैसे पुरानी लकड़ी के दरवाजे ने मेरे डर को अपनी पकड़ में कैद कर लिया हो। अंदर से हथौड़े की आवाज़ आई, या किसी छटपटाहट की आवाज़ थी। शायद ये डर का स्वरूप था जो बाहर निकलने को छटपटा रहा था। कोई खिड़की नहीं थी। दीवार में बस एक छोटा सा सुराख था, जिसमें से थोड़ा बहुत उजाला उसके क्रोध से लड़ता दिख रहा था। अब सुबह होने लगी थी और सूर्य की हल्की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। वहीं दूर होटल में कोई चाय का ऑर्डर दे रहा था, लेकिन रहस्य अब भी बाकी था। क्या मिस्टर हुक नोज भाग गया, या वो शेड के भीतर अंधेरे में एक खाली हड्डियों का थैला बन चुका था? अब वीराने से लौटकर मैंने सीताराम से पूछा और सीताराम ने शहर में बदलते घटनाक्रम सुनाए। लेकिन मेरे मन के भय, जिज्ञासा या अनजाने आकर्षण ने मुझे दोपहर को फिर उसी पुरानी गौशाला के पास खींच लिया। अब मैं जानना चाहता था, क्या वो डर सच था या डर अब किसी छाया के रूप में बदल गया है। दोपहर की ठंडी सिरहन भरी हवा मेरे संग चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य छाया मेरी हर सांस को भींच रही हो। माँ के साथ लंच करते हुए मैं अब भी डरा हुआ था। जैसे ही मैं शेड की ओर बढ़ा, हर कदम ज़मीन से आवाज़ नहीं बल्कि बेचैनी की सरसराहट उठ रही थी। हर बार जब मैं आगे बढ़ा, लगा जैसे कोई साया पीछे पीछे खिसक रहा है। शेड का दरवाज़ा तो बंद था, उसकी कुंडी सूनी दोपहर में भी एक अजीब डर का एहसास दे रही थी। क्या मैं ये दरवाज़ा खोलूं और फिर कहीं हुकनोस का प्रेत मेरी ओर झपटा तो फिर क्या होगा? या फिर और भी भयानक, वो मरा ही ना हो और मुझ पर हमला कर दे। फिर भी मैंने गहरी सांस ली। इस डरावने रहस्य का सामना करने के लिए दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। भीतर एक स्याह अंधकार पिघलता सा उतर आया, जैसे कोई घना कोहरा जिसमें सब कुछ डूबता चला जाता है। बासी हवा में चूहे और सड़े पेड़ पौधों की तीखी गंध थी, और इसके अलावा एक कोने में लकड़ी का ढेर, और वहीं से एक बड़ा चूहा फुफकारता सा मेरी नज़र से बचता हुआ निकल भागा। हुक नोस का तो कोई नामो निशान था ही नहीं। या तो वो सचमुच भाग गया था या किसी ने उसको मुक्त कर दिया था। पर शायद तब और भयावह था उस शाम जब मैं बार में गया। सीताराम की आवाज़ भी दरारों से फिसलती किसी छाया की तरह लगी। बार खुल गया है। मैं जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गया था। बारटेंडर अब भी मेरी ओर पीठ किए बैठा था, लेकिन जब वो मुड़ा, उसकी आंखों में बीते साए झिलमिलाए, हाथ में एक शराब की बोतल, और वो चेहरा
वही हुक नोज। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसकी खामोशी, उसके हाथ का धीमा कंपन सब मेरे भीतर एक अजीब डर का एहसास पैदा कर रहा था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, सीताराम ने हड़बड़ाहट में कहा, जैसे कोई परछाई पीछे खड़ी हो। मुझे नहीं लगता उसे खुद भी पता होगा। उसकी आवाज़ धीमी होती चली गई। होटल के पीछे जो पुराना शेड पड़ा है ना, वही जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती हैं, वहीं इस आदमी को बंद पाया गया था, इस बारटेंडर को। कई दिन, शायद हफ्ते, बिना खाना बिना पानी के वहाँ था। लकड़ी की दीवारों पर उसके नखूनों के निशान आज भी हैं। बाहर निकलने की कोशिश में उसका सिर जख्मी हो गया था। जब मिला तो उसकी आंखें बुझी नहीं थीं, बस उलझी हुई थी, जैसे कुछ खोज रही हो। कहते हैं उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन कभी कभी जब वह ट्रे लेकर कमरे में घुसता है तो उसके होठ अपने आप कुछ बुदबुदाते हैं, एक ही वाक्य बार बार, ऐसी भाषा में जो कोई समझ नहीं पाता। तुम्हारी माँ ने उसे नौकरी दे दी, दया से या शायद किसी अपरिचित मजबूरी से। वो बार में ड्रिंक्स परोसता है, लेकिन रात के वक्त जब होटल के गलियारे खाली पड़ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो कदमों की आवाज़ें सुनते हैं, पर पैर किसी के दिखाई नहीं देते। अब सीताराम ने गहरी सांस ली और मुझसे कहा, तुम क्यों परेशान लग रहे हो? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, चलो यहाँ से चलें। और सुनो, एक नई फिल्म लगी है। सीताराम के कहने के बाद कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। खिड़की का पर्दा हिला, पर हवा बिल्कुल नहीं थी। कहीं दूर होटल के पीछे से किसी के खुरचने की आवाज़ फिर आई। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी द लेट नाइट शो। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। फ्रेंड्स, प्लीज़ उस हाइप बटन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।